देखिए, मैंने कल आप लोग को एंटीबायोटिक्स के बारे में बता दिया था अच्छी तरह से, और ईस्ट के बारे में तो बताया था पूरा। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है ये मैंने बताया था। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर है, किस तरह से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, किस तरह होता है। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? पेनिसिलिन बनाई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। गुड। ईस्ट, अब बताओ, ईस्ट किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस कैटेगरी में आता है? तुम वो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वायरस है? प्रोटोजोआ है, आप बताइए। फंगस। आज हम लोग बात वैक्सीन की करते हैं। व्हाई डू यू फॉल इल चैप्टर 9 क्लास 9th में आप जब जाओगे तो उसमें वैक्सीन के बारे में बिल्कुल A to Z पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। आप लोग के लखवीर सिंह में है, मैंने पढ़ाया भी बच्चों को। इसमें जितना है उतना बता दें आप लोगों को। We have just studied that microorganisms are used to make medicines called antibiotics which can cure many diseases in human beings. ठीक है। एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम बहुत सारी मेडिसिन बना सकते हैं, जिससे प्लांट्स के साथ साथ एनिमल को भी होने वाली बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं। ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू मेक वैक्सीन। मेडिसिन बनाने के साथ साथ जो टीके या वैक्सीन हम बनाते हैं, इसमें भी ये यूजफुल है, इसमें भी कोई दिक्कत, इसको भी बना सकते हैं। जो भी जैसे आप कोरोना वायरस का जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी आप ये वैक्सीन बनी है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी है। अ वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। किसी भी खास बीमारी से आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है वो वैक्सीन। मैं आपको वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप समझ लीजिए। कोई भी वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या पैरासाइट से किसी से भी डिजीज जब होती है तो खतरनाक वो तब है जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अच्छी तरह नहीं पहचानता। मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए यहां आप आओगे, काम नहीं किए हो तो आपको पता है या तो घर पे कॉल जाएगा, डांट पड़ेगा, या हो सकता है एक तो झापड़ पाइप ये लगेगा। लेकिन कल आए और आप काम ना करके लाए, मैं आपकी खोपड़ी पे तमंचा सटाऊं और गोली मार दूं आपको, ये आपने तो बिल्कुल इस चीज के लिए तो तैयार नहीं थे ना। तो इसका मतलब आप उस चीज के लिए तैयार नहीं थे, तो निश्चित रूप से आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। हमारा बॉडी भी ऐसा है। व्हाइट ब्लड सेल या WBC जो होता है, इसको सारे वायरस बैक्टीरिया जो हमारे आसपास घूमते हैं देख रखा है इसने। हाँ भाई, तू ऐसा वायरस है तो मुझे पता है तेरे से कैसे लड़ना है। सर पाइप मारेंगे तो मुझे पता है उस दिन मोटी पैंट पहन के जानी है, नहीं तो हाथ ऐसे कर देना है ताकि चोट ना लगे, जो भी उपाय। तो ये जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जिस वायरस या बैक्टीरिया को पहले से जानता है, ये उससे लड़ लेता है। याद रखिएगा, अगर मैं आपको एक झापड़ मारूंगा तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर तक तो दर्द होगा। वही बात है, आपको बुखार होगा तो ऐसा नहीं है कि अगर वैक्सीन आपको लगी है तो बुखार नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा। दुनिया की कोई वैक्सीन ये आपको कह नहीं सकती है कि इस वैक्सीन के बाद आपको कोरोना नहीं होगा। होगा, लेकिन क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वो छूट जाएगा। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी वैक्सीन, अगर आपको कोरोना की वैक्सीन लगानी है तो जो कोविड-19 का जो डेल्टा वायरस है, उस वायरस को ही बाई इंजेक्शन आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन तरीका क्या होता है? उस वायरस को सबसे पहली बात क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे बॉडी में भेजा क्यों जाता है, क्यों हम लोग उसको इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में? पता कर सके, मतलब उससे परिचित हो सके। बिल्कुल सही, राइट आंसर। हमारे बॉडी को बता दिया जाता है कि भाई ये आएगा आपको खतरा पहुंचाने के लिए, ये वायरस देख लो, आप इससे तैयारी कर लो। लेकिन प्रॉब्लम तो एक है, अगर सीधे हमने किसी कोविड-19 का डेल्टा वैक्सीन, डेल्टा वायरस या जो अभी ओमिक्रॉन है सीधे लेकर के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि अगर वो आपके बॉडी में जाएगा तो आपको असर नहीं होगा।
अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ी है तो कोरोना का वैक्सीन लगेगा, आपको बुखार नहीं। बहुत लोगों को वैक्सीन लगती है तो जरूर निश्चित रूप से 1 दिन 2 दिन 3 दिन का फीवर रहता है। अगर वो कमजोर वायरस नहीं होता तो आपको फीवर नहीं होता, आपको कोरोना हो जाता। वो वायरस आपकी जो बॉडी में इंजेक्ट किया गया, अगर आपको फीवर हो रहा है, इट्स अ गुड सिम्टम। इसका मतलब वो वायरस सही में आपके बॉडी में गया है, अच्छी तरह से डॉक्टर। और हम और किसी किसी को बुखार नहीं होता, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, उससे कोई सुने। अगर बुखार नहीं हुआ तो इसका मतलब मत समझिए कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, बॉडी पे असर नहीं हुआ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बुखार होता है नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर बुखार हो रहा है तो भी अच्छा है। ये मतलब एक सिम्टम दिखने वाला है, ये आपको दिख रहा है सिम्टम कि हाँ आपने जो वैक्सीन लिए उसका असर हुआ आपके बॉडी पे। अब देखिए, तो हमारा बॉडी जो WBC क्या होता है, ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया, हम लोग कहते हैं भगवान क्या है। अरे भगवान को कहीं नहीं देखना, अपने बॉडी को देखिए। दुनिया की कोई बीमारी नहीं है ना जिसको कि हम लोग ठीक नहीं कर सके। हमारा WBC, एक सेकेंड बेटा मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हमारा जो WBC है उसमें दुनिया की किसी भी बीमारी को खत्म करने की ताकत होती है, लेकिन मतलब कि बेटा कम्युनिकेबल डिजीज को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं हम लोग को डिजीज, ठीक है। लेकिन कारण ये है कि उसका वैक्सीन आपको पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हेलो हेलो हाँ देखिए, अब आपको पता है कुछ लाइलाज बीमारियां जैसे एड्स, इसका कोई इलाज नहीं है। पता है क्यों नहीं इलाज है? इसलिए इलाज नहीं है कि आज तक वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, उतना कमजोर ही नहीं बना कर पाए जिससे हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर पाए। तो मतलब ये मैं वही पूछ रही वैक्सीन फॉर्मेशन, बिल्कुल बेटा आपके क्वेश्चन को समझ गए। वैक्सीन बनाने का मतलब ये होता है एक ऐसा तरीका खोजना जो बीमारी हो रही है न्यूट्रलाइज कर सकते उसको न्यूट्रलाइज करने की आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि तो कैसे। कितने दिन लगे फिर कोविड वैक्सीन के लिए? इसीलिए लगे यही काम हुआ ही था कि क्या तरीका अपनाया जाए कि इस वायरस को न्यूट्रलाइज करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। बेटे आपको मैं एक बात और बता दूं, जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीन बहुत तरीके से बनाई जाती है। ओरल वैक्सीन भी होती है, जैसे पल्स पोलियो देते हैं, उसके बाद इंजेक्ट वही वायरस से इंजेक्ट किया जाता है। बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक DNA वैक्सीन भी होती है। कोरोना का के लिए DNA वैक्सीन भारत में ही बनाया गया, दुनिया में आज तक कहीं बनाया गया, वो भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पास ऐसे ही कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन था बहुत ज्यादा मात्रा में हमने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूं कि DNA वैक्सीन, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूं कि जो DNA वैक्सीन है वो कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कोविड-19 जो है हमारा, जो डेल्टा वायरस के चलते और ओमिक्रॉन के चलते, अभी ओमिक्रॉन भी है, तो उस वायरस को लेकर के उसके DNA के अंदर देखा जाता है कि उसके DNA के अंदर किन किन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो DNA होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। वो पूरा मटेरियल प्रोटीन होता है। और इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसी की बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक तो बेटा जीवित जीव जंतु ही है एक तरह से, ठीक है। और याद रखिएगा, वायरस मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग है जब तक किसी के बॉडी में नहीं आता, ये बात पता है आपको। तो जब वो बॉडी में आ जाता है तो वो जिंदा वायरस है। उस लिविंग वायरस का सैंपल लेकर के उसके DNA में ये देखा जाता है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए। मैं वैक्सीन फॉर्मेशन की बात बता रहा हूं। तो उस खतरनाक प्रोटीन को धीरे धीरे, आप आगे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? जनक इधर आ जाओ बेटा, इसको नहीं बढ़ो। तो उससे क्या होगा कि उस प्रोटीन को कट करके, इसको DNA इंजीनियरिंग कहा जाता है, उस प्रोटीन को कट करके वहां से हटा दिया गया। अब मैं आपको बताऊं
अगर आपके पास कोई सांप आ गया, या सांप सपेरा कोई है सांप पालता है, तो उसके पास कुछ भी हो, सपेरा क्या करेगा, उसके दोनों दांत ही तोड़ देगा। याद रखिएगा उसे सांप नहीं मरेगा, क्योंकि सांप को उसके दांत का कोई यूज नहीं होता, वो बस डिफेंस के लिए यूज करता है। खाने में तो किसी चीज को तो निगल ही जाता है, सोलो कर लेता है। सपेरे ने दांत तोड़ दिया। वही बात मैं वायरस का कर रहा हूं। अगर वायरस के अंदर हम वायरस के दांत तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर डीएनए वैक्सीन बनानी है तो हम उस वायरस को लेंगे, उसका डीएनए के अंदर झांक के देखेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, और उसके डीएनए के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि बहुत सारे प्रोटीन होंगे उसमें, याद रखिएगा। वैक्सीन तो प्रोटीन वो मैं बता, देखिए एक तरीका है डीएनए वैक्सीन का जो मैंने आपको बताया, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान तरीका है। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ, जैसे अगर मान लीजिए डीएनए वैक्सीन नहीं बनाना है, हम डीएनए वैक्सीन को भी साइड में रखते हैं। एक तो तरीका है न्यूट्रलाइज करने का, कि हमने डीएनए वैक्सीन बनाया, उसके प्रोटीन को कट कर दिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, ज्यादा मजबूत नहीं है। दूसरा तरीका हम क्या लगाए, दूसरा तरीका हमने ये सोचा क्या करें ऐसा कि कमजोर हो जाए। तो वायरस का सैंपल लेकर के उसको ऐसे सिचुएशन में, मतलब कि कल्चर में, मतलब कि जो ट्यूब होता है कांच की ट्यूब, उसमें रखना, ज्यादा टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, या किस तरह से उनका तरीका अपना है, क्योंकि हम तो वैक्सीन बना नहीं सकते। मतलब ऐसे सिचुएशन में लेबोरेटरी में उसको रखना कि वो अपने आप को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, कमजोर पड़ जाए। उस वायरस को, कमजोर पड़े वायरस को सीधे वहां से लिया जाता है। और आपको पता है ना कि जो वायरस वाला वैक्सीन होता है, ये जो कोविशील्ड आता है, उसको कितना -10 डिग्री या कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको प्रिजर्व करके वैक्सीन रखना पड़ता है, तो खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उतने डिग्री टेम्परेचर पे ही बेटा है ना वो वायरस से न्यूट्रलाइज रहेगा, माइनस में। वरना फिर वो अपनी शक्ति बढ़ा लेगा, फिर आपके बॉडी में देंगे तो आप कहेंगे कोरोना हो गया। समझ रहे हैं? तो फिर वो ऐसे इन्वायरमेंटल के इसमें टेम्परेचर में आएगा अब जी, तो उसका वापस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आप ये तो समझ गए ना कि अगर मैंने डीएनए इंजीनियरिंग की है, डीएनए वैक्सीन लगाया है, तो वो आपके बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट करके जो वायरस मैंने दिया है वो न्यूट्रलाइज था, कमजोर था। ये तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो न्यूट्रलाइज तो भी रहेगा ना, बस -10 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ सुन तो जाओ। पहले आप ये केवल ये चीज समझ लो कि आपके बॉडी के अंदर जा चुका है। बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होगा मैं आपको समझाऊंगा। -10 डिग्री में प्रिजर्व किया था आपने उस वैक्सीन को, ठीक है, जो आपने अभी पता है कि आपको जो वैक्सीन लगा, हमको जो वैक्सीन लगा, ठीक है, वो डीएनए वैक्सीन नहीं था। मतलब लेबोरेटरी में इस सिचुएशन में रखा जाता है वायरसेस को कि वो ग्रो नहीं कर पाए या वो कमजोर पड़ जाए। उसको फिर उसी सिचुएशन में -10 डिग्री पे, या जो भी डिग्री है, मैं -10 नहीं होगा, कुछ और भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन माइनस में है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। तो उस टेम्परेचर में क्या होता है, उसको प्रिजर्व करते हैं, और जैसे ही वो जो सीसी निकाली जाती है ना आपको इंजेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल सीधे निकाल करके इंजेक्ट सीधे आपके बॉडी के अंदर चला गया। यहां तक क्लियर है? उसके बाद बॉडी क्या करता है, हमारा WBC ये जान जाता है, WBC ने देखा अरे भाई ये तो दुश्मन है, ये तो बाहर से कोई आदमी आया है, इससे लड़ना, ये तो खतरा कर रहा है। तो WBC किससे लड़ रहा है? WBC अपने आप में कुछ भी नहीं होता। WBC हर चीज को लड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर से ही कोई केमिकल एक तरह से जनरेट करता है। उसको कैसा केमिकल जनरेट करना पड़ा, वो तो कमजोर वायरस था, उससे लड़ा, मार के खत्म कर दिया। ठीक है ना? तो अब क्या है कि WBC को पता है कि इस टाइप का कोई भी वायरस अगर हमारे पास आएगा तो हम उससे लड़ सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुझे पहले कोरोना हुआ जी, तो उसमें ज्यादा बुखार हुआ था, अभी फिर से हो गया था, इससे बहुत कम हुआ सब कोई। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। तो WBC वो हो गया पहले। बिल्कुल। तो पहले बार क्या हुआ, अब जिस वैक्सीन लगी आपको ना, तो थोड़ा बहुत बुखार हुआ, जो हुआ उसे लड़ करके पता कर लिया। उसके बाद अब अगर कोई डेल्टा वेरिएंट या ओमिक्रॉन जो बाहर से बिल्कुल ग्रो किया हुआ आपके कांटेक्ट में आता है, तो आपके बॉडी के अंदर जाएगा। WBC को पता है ये वायरस क्या था, WBC उसी कॉन्सेप्ट से उसे लड़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन याद रखिएगा WBC को लड़ने में टाइम लगेगा। आपको कोरोना होगा तो फीवर रहेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने गोली खाई खत्म हो गया। फीवर रहेगा, जो भी कोरोना के सिम्टम होंगे, लेकिन क्या होगा, अंत में WBC उसको मार देगा। मेरे को 1-1.5 दिन रहा था। वही बात है, जो भी हो, इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी बन गई। दो बात हो सकती है, अगर आपने वैक्सीनेट हुए हो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं,
ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर जिस आदमी को कोरोना एक बार हो रखा है, नहीं वो नहीं कह रहा। नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मेरा केवल पर्पस है आपके केवल डाउट्स क्लियर करना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ है तो अधिकतर बार चांस होता है कि दूसरी बार उससे इन्फेक्शन जब होगा तो उसका बॉडी इम्यूनिटी पैदा करता है, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इम्यूनिटी उस टाइप की नहीं होगी जैसा कि वैक्सीन वाली होती है, क्योंकि वैक्सीन में आपका अमाउंट ऑफ जो ये जो डाला जाता है बॉडी के अंदर वो आपके बॉडी के अंदर ही बना रहता है, समझ रहे हैं ना, आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट वैक्सीन का समझ गया, ऐसे ही वैक्सीन बनता है। A vaccine contains the dead or weakened but alive microorganism of a disease which are harmless and do not actually give a disease। वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको बताया, या तो मरा हुआ बैक्टीरिया डाल दिया जाएगा या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या वीकेंड करके। अब मरे हुए से कहेंगे सर जी मरे हुए से क्या मतलब, तो मरा हुआ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर डाला जाएगा वो क्या होगा आपके बॉडी के अंदर जाके ग्रो कर लेगा, क्योंकि आपको पता है ना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस है आपके बॉडी के अंदर जाता है तभी वो ग्रो करता है, और जैसे ही ग्रोथ होगा तो इतना कमजोर रहेगा कि बॉडी उसको जन्म लेते ही फिर सीधे मारते है ना, WBC ये होता है कॉन्सेप्ट। व्हेन द देखो सर वो पूछा था जिसकी डीएनए में से वो निकाल दिया तो फिर मतलब इसमें इतने दिन क्यों लगे, डीएनए वैक्सीन तो बहुत जल्दी। बेटे डीएनए में है ना लाखों प्रोटीन होते हैं, मिलियंस ऑफ प्रोटीन होते हैं, सब प्रोटीन को देखना पहचानना उसको ऑब्जर्व करना ऐसे एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। तब वायरल लोड बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद तब उसको फिर से वैक्सीन लगाई जा सकती है, जैसे आप लोग रूल भी आप लोग को पता होगा। कौन सी दवा दी जाएगी किसी को कोरोना हो गया तो? नहीं बच्चे को। तो बेटा वो डॉक्टर बता सकते हैं ना, इट्स अ टेक्निकल टॉपिक, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका टेक्निकल है, वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है ना, तो क्या मेडिसिन दी जाएगी जहां तक अगर आप देखो तो जो भी कोविड से रिलेटेड मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो होता है सांस लेने में फेफड़ों से में कोई इन्फेक्शन हो गया, या मान लीजिए कि उसमें बुखार से रिलेटेड जो होता है उस हिसाब से दवाई दी जाती है। बच्चों के लिए बच्चों की तरह की दवाई या उस डोज को डॉक्टर डिसाइड करता है। जो पेडिस्ट्रियन होते हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो देख लेते हैं। A vaccine contains the dead or weakened but alive microorganism of a disease. When the vaccine containing dead or alive microorganism is introduced in the body of a healthy person orally or by mouth or by injection, the body of that person respond by producing some substance called antibodies। तो हमारा WBC है ना उस वायरस को देखते ही या माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखते ही जो बॉडी से ऑटोमेटिक केमिकल रिलीज करता है उसको मारने के लिए, जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो आती है वो क्या करती है, उस चीज को बाहर से आने वाले किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारती है। दिस एंटीबॉडीज किल एनी अलाइव डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द वैक्सीन। वैक्सीन के अंदर जितने भी अलाइव जो आपको वैक्सीनेट किया गया था, जो अलाइव या कमजोर किए हुए जो भी डाले गए वायरस या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको खत्म करता है। सम ऑफ द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कुछ एंटीबॉडीज तो उसको मार गए और कुछ एंटीबॉडी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपके बॉडी में कोरोना का वैक्सीन लगा मतलब कोरोना के कुछ वायरस डाले गए कमजोर करके, ठीक है। हमारी बॉडी ने बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज बनाए। आपको पता है कि आज रात को चोर आने वाला है, उसके पास हो सकता है कि तमंचा हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 चोर आएंगे तो 4 ही गोली गिन के रखेंगे घर में कि 4 ही गोली रहेगी उससे मार देंगे, समझ रहे ना। आपने भी इंतजाम किया, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक पूरा डब्बा कारतूस का ले आए गोलियों का, जितनी खर्च हुई उनको मारने में, और जो बची वो आपके पास अभी भी है कि अब फिर से आएंगे तो हमारे पास है। वो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा, उनको मारने के बाद जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज होती है वो हमारे बॉडी में WBC के साथ मिक्सअप हो रहती है, और जो रह गए वो दोबारा भी और भी बन सकते हैं कोई एंटीबॉडीज मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। These antibodies kill any alive, तो बता दिया मैंने। Some of the antibodies remain in the blood of the person for a very long time and fight against the same microorganism and kill them if they happen to enter the body naturally at a later date. So due to the presence of antibodies in the blood, a person remains protected from that particular disease. Thus a vaccine develops the immunity from a disease.
तो ये वैक्सीन क्या करता है, इम्यूनिटी पैदा करता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक छोटी छोटी बात आपकी जिंदगी के लिए हमेशा जरूरी है, आगे भविष्य के लिए। यहां ये कॉन्सेप्ट कर रहा है कि वैक्सीन इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधकता आपके प्रति पैदा करता है, इम्यूनिटी पैदा करता है। इम्यूनिटी कैसे पैदा करता है, एंटीबॉडीज बना करके। वैक्सीन जब आपको लगती है तो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, और वो एंटीबॉडीज जो होती है वो आपको इम्यूनिटी देती है। एंटीबॉडीज क्या कंटेन करती हैं, मतलब बनी किस चीज की होती है? एंटीबॉडीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके WBC ने, आपके बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म ने, सुरक्षा कवच जो आपका शरीर का होता है, वो खुद कुछ केमिकल रिलीज करता है। अब उस केमिकल का एग्जैक्ट नेम क्या है ये तो बताना मुश्किल है। हाँ, WBC होस्ट है, मतलब वही उसको एक तरह से लीडिंग करता है, लीडर है उसका। ऐसा हो गया नेट का, पता नहीं क्या हो रहा है यार, 2 मिनट पे इसका समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? तो अच्छा, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगवा दी, हाँ। कोई और बीमारी हो जाए तो एंटीबॉडी तो उसकी नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा रखी है और किसी को मान लीजिए कि टेटनस हो गया या रेबीज हुआ, तो उसको उसका लगवाना पड़ेगा। तो लगवा ली, फिर जो वो है फिर उससे कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट, समझ रहे ना। बचपन मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। आप ये सोचो ना कि आपके बचपन से ही जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबको है ना मिशन इंद्रधनुष की तरह BCG का टीका लगता है। सारे टीका तो आपको बचपन से ही लग रखे हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। और जैसे बचपन में जो लगे थे वो एंटीबॉडीज हमारे अभी भी है? नहीं, देखिए कुछ होता भी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे देता हूँ। बचपन में बेटे चेचक का टीका लगता है सबको, चिकन पॉक्स का। बचपन में टिटनस का भी टीका लगता है, पोलियो का भी टीका लगता है, सब कुछ लगता है। क्लियर है? सो अगर अभी भी वो बचपन में जो टीका लगता है, जैसे टेटनस की बात करें हम, तो टेटनस के ऊपर अगर बात करो या रेबीज का, वो सारे टीका बचपन में जो भी इंपॉर्टेंट होते लगते हैं। तो टेटनस के ऊपर फोकस करो तो बाद में भी, अगर इस उम्र में भी, एडोलेसेंस के एज में भी, या जो एडल्ट भी हो जाते हैं, अगर कट लगता है तो उनको टेटनस का टीका फिर से लगवाना पड़ता है। वो क्या करता है कि जो बचपन में जो छोटी एज होती है ना, तो बहुत लंबे समय तक आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के ऐसा माना जाता है कि उसका असर कम हो गया होगा, क्योंकि हर आदमी, एक तो निश्चित है कि आप अपने ब्लड में ये तो चेक नहीं करवाओगे ना कि हमारा जो टेटनस की कितनी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में कंटेन कर रही है, तो हम नहीं कराते। हम ये मान के ही चलते कि हमारे बॉडी में कुछ कम हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से उसका इंजेक्शन लेते हैं। अगर आप चिकन पॉक्स की बात करें, जो माता आ जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, तो बचपन में ये चेचक कोई छोटी मोटी बीमारी मत समझिएगा। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक का ही टीका बनाया था। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने चेचक या चिकन पॉक्स का ही सबसे पहला वैक्सीन बनाया था। जब ये नहीं था ना, तो पूरी दुनिया में लाखों लाख लोग मरते थे चेचक से। अब दुनिया में लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई कहीं ऐसा नहीं है ना जहां पे वैक्सीन पहले बचपन में नहीं हो जाती। तो अब क्या है कि अब किसी भी आदमी को चेचक आपने सुना ही नहीं होगा कि चेचक से मर गया। माता भी निकल के आती है, जो उसको है ना चिकन पॉक्स ही कहते हैं, ये हिंदी में हम लोग देसी भाषा माता कहते हैं। तो आपने देखा होगा पहले पूरे है ना, बहुत पहले जमाने के लोगों को पूरा शरीर ना, जो फेस होता पूरा एकदम छेद हो जाता था, पूरा एकदम अगली हो जाता था कोई इंसान। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, माता रानी निकलेगी, वो कुछ घरेलू उपाय नहीं तो कुछ ना भी करो, बुखार उतर जाता है। तो ये चिकन पॉक्स के एंटीबॉडीज अभी भी बिल्कुल है, अच्छी तरह से है। और आपको पता है क्या है, वो ऐसा हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, सब आदमी के अंदर चिकन पॉक्स कुछ है ही नहीं भैया। जिस तरह हवा चलता है सर्दी बुखार, उस तरह से, ठीक है। और जिसकी थोड़े टाइम बाद कोरोना भी ऐसे हो जाएगा, हो गया है लगभग। अभी अब ये समझ लो कि अगले साल आपको इस तरह से केस नहीं मिलेंगे, तो लोग कोई कोविड का चेक भी नहीं कराएगा। दिल्ली में आपको केस कम थोड़ी है, दिल्ली में लोग चेक ही नहीं कराते। हर दिन वैसे 20-25 लोग मर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसका एक पीक आएगा, पीक मतलब कि जैसे 1 मंथ का हर साल टाइम आएगा, जब हो सकता है कि माने हर साल नहीं, मतलब कुछ साल बाद ये भी सर्दी बुखार की तरह हो जाए। चाइना ने एक वायरस जनरेट कर दिया अभी से। चाइना वालों को है ना अब गोली देनी पड़ेगी। चलिए देखिए, a number of disease can be prevented by vaccination. Vaccination is the process of giving a vaccine orally by mouth or by injection which provide protection against a particular disease. Children
are more susceptible to disease, so all the children should be vaccinated at proper age to provide them immunity for certain disease. The disease which can be prevented by vaccination of children at proper age are polio, smallpox, cholera, typhoid, hepatitis, tuberculosis, tetanus, measles, rabies, diphtheria and whooping cough. देखिए, जितने भी बीमारियों का नाम मैंने आपको अभी बताया है, जो बच्चा छोटा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पॉर्न होता है। प्रॉन का मतलब है कि ज्यादा वो खतरे में रहता है। छोटा बच्चा जन्म लिया है तो आपको पता है कोई भी डिजीज जल्दी आसानी से उसको लग सकती है। तो एक एप्रोप्रिएट एज में, बचपन में ये सारे टीके बच्चे को इस बीमारियों के खिलाफ लगा दिए जाते हैं जितनी की वैक्सीन अभी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया, इसमें रेबीज का भी मैंने नाम लिया, रेबीज और टेटनस देख ही रहे हैं आप, मेसल्स का, हेपेटाइटिस बी का, सबका लगा रखा, बता दिया मैंने। लेकिन कोई जरूरी नहीं, इसमें से कुछ डिजीज ऐसे हैं कि एक बार वैक्सीनेट कर लिया तो आपको कभी नहीं होगा। रेबीज का टीका अभी जितने भी बच्चे हैं, मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग का जन्म जब हुआ तो उस जमाने में इतना सरकार अवेयर नहीं थी, फैमिली मेंबर अवेयर नहीं थे, पता नहीं वैक्सीनेशन हुआ या नहीं। लेकिन आप लोग जितने बच्चे हैं सब लोग को प्रॉपर वैक्सीनेशन पड़ा होगा, है ना, हॉस्पिटल मम्मी ने जरूर लगवाए होंगे सारे। लेकिन फिर भी किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज का टीका लगवाना है, अभी भी लगवाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तब तक आपको प्रोटेक्ट करना। टिटनस का भी लगता है, वही करे ना। टिटनस का इसलिए लगता है क्योंकि टिटनस की जो वायरस है ना, कभी भी कोई चीज के बाइट होने से या मसल में, उससे वायरस जा सकता है। सॉरी, वायरस में कर रहा हूँ, क्या कहते हैं ये, बैक्टीरिया, रेबीज बैक्टीरिया करना है। ठीक है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स चेचक को कहते हैं। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स पता है आपको क्या होता है? एक चिकन पॉक्स और एक स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जब होता था तो शरीर में इतने बड़े बड़े फफूंदी निकलते थे ऐसे। हाँ, नाम ही स्मॉल था लेकिन बड़े बड़े फफूंदी निकलते थे, इतने बड़े बड़े, पूरे बड़े बड़े। और इससे क्या होता, आदमी को मरने का खतरा होता था। अब नहीं होता, बिल्कुल नहीं। दुनिया में कहीं भी स्मॉल पॉक्स का एक भी केस नहीं आता जी। ये तो बेटा याद नहीं मेरे को, मतलब कब से ये मेरे जन्म के बाद है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 1988 में मेरा बर्थ हुआ था, उस ईयर में। उससे उसके पहले कब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब से मैंने उसके बाद भी 2-4 साल के हम लोग होश हुआ तो कभी भी ऐसा नहीं देखा। अब तो हम लोग कभी सुनते भी नहीं किसी को माता निकली, बहुत कम सुनते हैं ना आप लोग ये जो चेचक होता है। स्मॉल पॉक्स और भी पहले हुआ था, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात। किसको दिखा आपको स्मॉल पॉक्स? चिकन पॉक्स होगा ना। उन्होंने बचपन में, हो सकता है कि वैक्सीनेशन नहीं पड़ा होगा उनको, या ये कंडीशन होती है जैसे जब बचपन में है ना, ये सब चीज का होता है। चेचक भी स्मॉल पॉक्स शायद याद नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है ये वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया का। एक मिनट देख लेता हूँ, खा लो। नहीं, जाने नहीं दूंगा। Change the topic. हम्म, 2020 में भी आउटब्रेक हुआ यार। किसके कारण हुआ ये दिखा आप लोगों को? मैं तो आपकी उम्र देख रहा था। इस तरह के दाने निकल जाते हैं, पाँव में बड़े बड़े फफूंदी निकलते हैं। सर आप कुछ और पढ़ा लोगे? आप अपने से मतलब रखिए। एक सेकंड तो मैं देख लूं जरा। सर भी आगे बढ़ोगा। तुम्हें पता है स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है?
हाँ तो नहीं पता ना मुझे भी, मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं बताऊंगा ना, ये इसी तरह पढ़ जाऊंगा। वायरस के कारण होता है, मुझे कंफ्यूजन था कहीं। वायरस कहाँ से आएगा फिर? ऐसे हवा में? तो बड़े हवाई में होते हैं वायरस, कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है उनका। मैंने आपको कल चैप्टर पढ़ाया तो कहे ना, मिट्टी हवा पानी कहीं भी वायरस हो सकता है, स्पेस में भी वायरस देखे गए, आप और की बात कर रहे हैं। देखिए, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1798 में 1798 में 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोजा, ये पहला वैक्सीन भी था। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट, बताया था पेनिसिलिन। अरे पागल है वो, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। तू पागल है, मान ले की है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. Under the National Health Program in our country, the vaccine for several diseases are given free of cost of all the government health centers. Polio disease is prevented by giving oral polio vaccine. अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीनेशन हुआ है पूरे देश में, ठीक है, जैसे पूरी दुनिया में हुआ वहां इंडिया में भी हुआ है। और अब आप समझ लीजिए इसके कारण हजारों लाखों लोग मर जाते थे, अब ये बहुत ही कम होता है, रेयरली ही होता है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि किसी को भी आपको देखने को मिल जाए। इसमें एक चीज और है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है ना। तो सॉइल फर्टिलिटी किस कारण से बढ़ती है आपको पता ही है, मैं राइजोबियम के कारण, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, बता रखा है पहले ही। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, डिकम्पोजर होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है डिकम्पोजर होता है, तो जो भी चीजें होती हैं मरी गली सबको सड़ा गला के खत्म कर देती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फो है, मतलब हमारे दुश्मन है, वो कौन से हैं? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। देखिए इसमें अधिकतर ज्ञान वाली बातें हैं, मतलब कैसे बच सकते हैं, क्या खाएंगे, क्या है ना, लेकिन फिर भी अभी बहुत ऐसा चीजें जो आपको बताना जरूरी है। सहारा खाती बिस्कुटे नहीं है, आंटी खाती बिस्किट है डागी के लिए, डागी बिस्किट खाएगा। सर बोलिए। जब जैसे कोई कुत्ता हो गया उसको वो देते हैं, चिकन देते हैं, तो इतनी दिलचस्पी दिखा के क्यों खाता है? देखिए मैं पता ही नहीं होता है कैसे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि जितने भी एनिमल्स, जैसे अगर डॉग की बात करें या आप कैट की बात करो, तो ये ह्यूमन ने सबसे पहले डॉग को है ना क्या कहते हैं डोमेस्टिकेट किया, है ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले पालतू इसी को बनाया। तो ये डॉग ने है ना ह्यूमन बिहेवियर को भी अडॉप्ट कर लिया, इसलिए कार्निवोरस हो गया, सॉरी ओमनीवोर हो गया, कार्निवोरस हो रहा हूं। तो ये पहले जो डॉग थे शुरुआत में, जो डॉग जितने भी आप देखते हो, ये उल्फ या भेड़िए जो थे ना, ये उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। उल्फ से ही एक कैटेगरी निकली जो डॉग है, भेड़िया, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर तो एक डीएनए में, जीन में तो ये है ही कि ये कार्निवोर है बाय बर्थ। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, आप जो खिलाओगे तो फिर खाने लगते हैं। और नहीं, जैसे पहली बार चिकन खिलाया तो उसको बहुत बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका है ना एक इंस्टिंक्ट होता है।
और कुछ चीज को खिलाओगे तो वो नहीं करेगा। आप दूध रोटी खिला दोगे ना तो फिर उसके तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो डॉग होते हैं ना उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि वो कभी भी है ना मीट की तरफ या नॉनवेज की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे कभी भी। डॉग को, छोटा डॉग होता है तो उसको हड्डी का टुकड़ा लाके देते हैं, एक मतलब कि उस तरह का जो खिलौना होता है, देखते हो कितना खेलता है उसके साथ, बहुत ज्यादा वो टॉय जो होती है उसकी। किसी भी चीज को काटने और झपटने वाला खेल उसको अच्छा लगता है। इस चैप्टर को किसी और दिन कराएंगे, अब टाइम कम है हमारे पास। इस चैप्टर के नोट्स कर लिए आप लोगों ने सबने? आधे कर लिए। करिए पूरा भी। मैथ्स में क्या किया आप लोगों ने, दिखाइए पहले।